अब तक हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है। इनवर्स के लिए हमने क्या किया था, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब निकाला जा सकता है, जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, इसके बाद में अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम इसका निकालते थे 1/e एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ, इस फॉर्मूले से हम उसका इनवर्स कैलकुलेट करते थे। आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि ज्योमेट्री, फिजिक्स और डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है। टॉपिक का नाम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो हमने जो लास्ट लेक्चर्स थे उनमें एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था, जिसे कहते हैं किसी मैट्रिक्स का परिवर्त, यानी कि ट्रांसपोज हमने देखा था। तो ट्रांसपोज क्या होता है, कोई मैट्रिक्स हमें दे रखी है, ठीक है, ये उसकी रो है और ऐसे इसके कॉलम्स हैं। तो अगर हम रो को कॉलम के रूप में लिख दें या कॉलम को रो के रूप में लिख दें तो हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया, इसे हम ए ट्रांसपोज से डिनोट करते हैं, ए के ऊपर टी लगा के। अगर वो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है तब हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं सममित मैट्रिक्स, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले हम इसको परिभाषित कर लेते हैं, उसके बाद में इसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले हम सममित मैट्रिक्स की परिभाषा लिखते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो सममित और विषम सममित मैट्रिक्स होती है ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग मैट्रिक्स के लिए ही परिभाषित होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एक वर्ग मैट्रिक्स, इसको मैं ए नाम दे रहा हूं, और ए को मैं, क्योंकि हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स में कि जो मैट्रिक्स है हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ए आई जे की फॉर्म में। ठीक है, तो एक वर्ग मैट्रिक्स जो है सममित मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए ट्रांसपोज जो है इक्वल होता है ए। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि अगर मैट्रिक्स को मैं ट्रांसपोज लूं तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाती है, सममित मैट्रिक्स। अर्थात ए आई जे जो है वो बराबर होना चाहिए ए जे आई के, प्रत्येक आई जे के लिए। ठीक है, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ क्योंकि आई और जे की वैल्यू 1 है, आई कोमा जे 1 से लेके एन तक। तो प्रत्येक के लिए ए आई जे जो है वो ए जे आई के बराबर होना चाहिए। तो जैसे आपको दिख रहा होगा हमने एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स रखी है जिसके अवयव इस प्रकार से a11 a12 a1n a। ठीक है, अब ये जो मैंने मार्क कर रखा है इसको, ये क्या है, इसका मुख्य विकर्ण है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे वैसे मार्क कर रखा है, तो ये इसका क्या है, मुख्य विकर्ण है। ठीक है, इसको मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं मुख्य विकर्ण को ऐसे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये मुख्य विकर्ण है। अब इसमें क्या होता है, जो सममित मैट्रिक्स होती है वो मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित होती है। अगर मैं यहाँ पर मान लो एक आईना रख दूं, ठीक है, यहाँ पर कोई कांच रख दूं, आईना जिसको मिरर कहते हैं, तो जिस प्रकार ये जो है वैसा ही सेम इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, जैसे हमने पहले भी देखा था कि एक जो मुख्य विकर्ण है इस मैट्रिक्स को दो ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देता है, एक ट्राइंगल ये, दूसरा ट्राइंगल ये। तो सममित मैट्रिक्स में क्या होता है, ये दोनों ट्राइंगल सेम होते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, ये जो मुख्य विकर्ण है इसके सापेक्ष मैट्रिक्स क्या होती है, सममित होती है। तो जैसा इस मुख्य विकर्ण के ऊपर है वैसा ही सेम मुख्य विकर्ण के नीचे होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एलिमेंट क्या है, a12, और ये एलिमेंट भी कितना है, a12। ये एलिमेंट कितना है, a1n, तो ये भी कितना होगा, a1n। ये a2n, तो ये भी a2n। तो यानी कि इस मुख्य विकर्ण के सापेक्ष जो होती है मैट्रिक्स आपकी सममित मैट्रिक्स होती है।
तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि जो सममित मैट्रिक्स है वो मुख्य विकर्ण की सापेक्ष क्या होती है, सममित होती है। ठीक है, सममित का मतलब होता है कि जैसा इसके ऊपर के एलिमेंट है, ठीक है, ये वाले, वैसे ही इसके नीचे के एलिमेंट होंगे। फिर सेकंड लास्ट, ये सेकंड लास्ट, जो लास्ट एलिमेंट है और ये लास्ट एलिमेंट है, ये आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सममित मैट्रिक्स। इसी प्रकार से आपके पास आती है एक दूसरे प्रकार की मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं विषम सममित मैट्रिक्स। ठीक है, तो विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है, तो हम सेम उसी तरीके से विषम सममित मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे कि एक वर्ग मैट्रिक्स जो है ए, जिसे हमने ए आई जैसे लिखा है, एक विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के बराबर हो। ठीक है, सममित मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है और विषम सममित में ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है। ठीक है, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि जो ए आई जे है और ए जे आई है, दोनों के बीच में माइनस का फर्क रहता है, तो हम उसको लिख सकते हैं ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये सममित तो होती है लेकिन जैसे, तो ये जो मुख्य विकर्ण आपको दे रखा है इसके सापेक्ष एलिमेंट तो लगभग सेम होते हैं, बस इसके जो चिन्ह है एलिमेंट्स का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चिन्ह जो है जैसे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें कि इसमें जो ये एलिमेंट होते हैं विकर्ण अवयव, ये सारे के सारे शून्य होते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, तो जो विकर्ण अवयव होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो किसी भी विषम सममित मैट्रिक्स यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो विकर्ण अवयव होते हैं वो शून्य होते हैं। ये कैसे आया कि विकर्ण अवयव शून्य होते हैं, ये हम देखते हैं अभी। तो हम लिखते हैं विषम सममित मैट्रिक्स की सभी विकर्ण अवयव शून्य होते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि ये पूछे आपसे प्रूफ करो इसको, तो मैं इसको रिजल्ट के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो मैं इसको ऐसे करके रिजल्ट की फॉर्म में लिख दिया मैंने, और अब मैं इसका प्रूफ करता हूँ। ठीक है, तो उसको मैं ब्लैक से डिनोट करता हूँ। तो मान लिया, माना ए जो है n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, एक विषम सममित मैट्रिक्स। ठीक है, तो विषम सममित मैट्रिक्स है, तो विषम सममित मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए आई जे जो है वो बराबर होगा माइनस ए जे आई के, प्रत्येक आई और जे के लिए। ठीक है, इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है, कैसे लिखते हैं फॉर ऑल को, उल्टा वी बना के उसको क्रॉस कर देते हैं, या उल्टा ए लिख दो, उसे कहते हैं फॉर ऑल, यानी कि प्रत्येक आई और जे के लिए आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब हमें चाहिए विकर्ण अवयव, तो विकर्ण अवयव में क्या होता है, आई और जे बराबर होता है। ठीक है, तो आई इक्वल टू जे पर क्या हो जाएगा, ये ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई फॉर ऑल आई की वैल्यू 1 से n तक। तो ये इसको हम इधर लेके आएंगे इस वाले पार्ट को, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका 2 ए आई आई इक्वल टू 0, यानी कि ए आई आई इक्वल टू 0 प्रत्येक आई के लिए। ठीक है, 1 से लेके n। अतः विषम सममित मैट्रिक्स की सभी विकर्ण अवयव शून्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, कोई मैट्रिक्स दे रखी है और उसको पूछा है कि बताओ कि ये सममित है या विषम सममित, तो पहले तो उसको चेक करेंगे कि उसके विकर्ण अवयव जो है वो शून्य है या नहीं है। अगर शून्य है तो हो सकता है वो विषम सममित हो सकता है वो सममित भी हो। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि जो मुख्य विकर्ण है उसके सापेक्ष कुछ अवयव, जैसे यहाँ पर अवयव है नेगेटिव साइन में, तो यहाँ क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन में। मान लो यहाँ पॉजिटिव साइन में है तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव साइन में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो चिन्ह
चिन्ह है उनका वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। आगे हम एग्जाम्पल से इसको और देखेंगे। तो पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज इसकी लिख लेते हैं। तो हम प्रॉपर्टीज को थ्योरम के माध्यम से देखेंगे। तो मैं थ्योरम को अलग कलर से डिनोट करता हूँ, लाइक दिस। थ्योरम लिखता हूँ। तो थ्योरम आपकी है, यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स हो तो ये निम्न 3 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है एक सममित मैट्रिक्स है। नंबर बी, ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित मैट्रिक्स है। नंबर सी, ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए जो है ये क्या होती है, एक सममित मैट्रिक्स होती है। तो यानी कि एक तरीके से हमें थ्योरम में ये प्रूफ करना है कि जब आपके पास एक सममित मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज के साथ उसको प्लस करने पर, उसको माइनस करने पर या गुणा करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ट्रांसपोज के साथ प्लस करते हैं तो क्या होता है, सममित मैट्रिक्स मिलती है। माइनस करते हैं तो विषम सममित मैट्रिक्स मिलती है। और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सममित मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो इसे हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि ये जो है एक वर्ग मैट्रिक्स है, अतः ए ट्रांसपोज भी उसी क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो अगर ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो अतः ए प्लस माइनस ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज तथा ए ट्रांसपोज इंटू ए जो है वो क्या है, परिभाषित है। ठीक है, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये परिभाषित है या नहीं है। परिभाषित होने के बाद में हम देखेंगे कि ये सममित है या विषम सममित है, या वो बाद की बात है। पहले जो फर्स्ट थिंग होगी वो ये होगी कि ये परिभाषित है या नहीं है। अब परिभाषित के लिए जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2x3 की या 2x2 की मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है 3x2। क्या मैं ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए ये और ये जो है वो दोनों सेम होने चाहिए। तो पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि सम या प्रोडक्ट है वो डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने बता दिया कि वर्ग मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज भी उसी ऑर्डर की होगी। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो डिफाइन होंगे। अब हम एक एक करके इनको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले प्रूव करते हैं हम ए प्लस ए ट्रांसपोज को। ए प्लस ए ट्रांसपोज को प्रूव करते हैं तो उसको मैं मान लेता हूँ बी मैट्रिक्स। माना बी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हमें इसे सममित मैट्रिक्स प्रूव करना है। सममित की परिभाषा देखो एक बार। सममित मैट्रिक्स की परिभाषा होती है कि अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है तब वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सममित मैट्रिक्स। तो जिसे हमें प्रूव करना है उसका ट्रांसपोज लेंगे और चेक करेंगे कि क्या वह उसी के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। चेक कर देते हैं। तो हम निकालते हैं बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज बी की जगह मैट्रिक्स बी का मान रख देते हैं, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, हमने एक रूल पढ़ा था जब पिछले लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बराबर होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये वाला रूल हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज तो ठीक है,
लेकिन अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और उसका फिर से ट्रांसपोज ले, यानी कि 2 बार अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। यहाँ हम लिख देते हैं चूंकि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो ए के बराबर होता है। और एक चीज और हमने देखी कि जो मैट्रिक्स का जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कि इनका क्रम जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को पहले लिख सकते हैं, तो मैंने इसको ए को पहले लिख दिया, ए ट्रांसपोज को बाद में लिख दिया। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, बी मैट्रिक्स। हमने कैलकुलेट क्या कर रहे थे, बी ट्रांसपोज बराबर किसके आ गया, बी मैट्रिक्स के बराबर। इसका मतलब हो गया कि अतः मैट्रिक्स बी जो है, बी क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित मैट्रिक्स है। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट प्रूफ पे। तो नेक्स्ट प्रूफ में हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज को विषम सममित मैट्रिक्स प्रूफ करना है। ठीक है, तो विषम सममित के लिए वापस से हम बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स हम मान लेते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो जैसा प्लस में अलग अलग हो जाता है ट्रांसपोज, तो माइनस में भी हो जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस सिमिलर ऑपरेशन है। तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसको थोड़ा दूर लिख देते हैं। सेम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। वापस लिख देता हूं मैं, किसी मैट्रिक्स का अगर हम 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं तो वह उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। अब इसका क्रम हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइनस में क्रम विनिमय नियम जो है वो लागू नहीं होता है। लेकिन यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो हमें मिला बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी। और ये रूल किसका होता है, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित मैट्रिक्स का नियम। तो अतः बी मैट्रिक्स यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं पार्ट सी की। तो सी पार्ट के लिए हम बी को मानते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो हमने प्लस को देख लिया, सिमेट्रिक होता है, माइनस को देख लिया, इसक्यू सिमेट्रिक होता है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। ए और ए ट्रांसपोज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, तो वही सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। इस बार मैट्रिक्स है ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या रूल होता है, पहले रूल लिख देते हैं हम। ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो प्रोडक्ट का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो प्रोडक्ट अलग अलग मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के गुणा के बराबर आता है, लेकिन क्रम चेंज हो जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं रिवर्सल लॉ, उत्क्रमण नियम। ठीक है, उत्क्रमण का मतलब क्रम जो है वो विपरीत हो जाता है। तो ए बी की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, बी। तो ये नियम यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार लिख देता हूँ ताकि ये सेपरेट हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, पहले ये आपकी ए मैट्रिक्स है, ये आपकी बी मैट्रिक्स है। तो ये नियम लगाते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपका ए के बराबर है, ए ट्रांसपोज तो है ही आपका। ये मैट्रिक्स किसके बराबर होगी, बी के बराबर। तो आपके पास आ गया बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। यानी कि क्या लिख सकते हो आप, अतः बी इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज एक सममित मैट्रिक्स है। ऑल राइट, तो इसी प्रकार यह सिद्ध किया जा सकता है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए एक सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब आप देखोगे कि ये क्या हो गया, क्योंकि हमने लिखा है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज एक सममित मैट्रिक्स है। तो अगर मैं ए की जगह ए ट्रांसपोज लिख दूं, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दूं, यानी कि ये वाले मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो भी सेम ही तरीके से होगा प्रूफ।
तो अगर कोई प्रूफ सेम तरीके से होता है तो उसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि जो हमें सिद्ध करना है कि ए ट्रांसपोज ए जो है क्या है, सममित मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम जो है आपकी प्रूफ हो गई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो दो थ्योरम को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको लिखते हैं किन्हीं दो सममित या विषम सममित। क्योंकि दोनों के लिए ही सेम थ्योरम लागू होती है। किन्हीं दो सममित या विषम सममित मैट्रिक्स का योग भी सममित या विषम सममित होता है। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो सममित मैट्रिक्स है तो उनका योग सममित मैट्रिक्स होगा, दो विषम सममित मैट्रिक्स है तो दोनों का योग भी विषम सममित होगा। ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों के लिए सेम थ्योरम है। ठीक है, तो उसको हम प्रूव करते हैं। तो प्रूफ उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले किया है। ठीक है, तो अब की बार दो मैट्रिक्स दे रखी तो दो मान लेंगे। माना ए तथा बी दो समान क्रम यानी कि ऑर्डर की दो वर्ग मैट्रिक्स। ठीक है, ए और बी जो है दो समान ऑर्डर की दो वर्ग मैट्रिक्स मान लिया, माना। ठीक है, हम दो पार्ट मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके जो एक सममित मैट्रिक्स के लिए प्रूव कर देते हैं। तो ए मैंने मान लिया, माना सी बराबर मान लिया ए प्लस बी, या फिर ऐसे मानते हैं पहले पहले ए और बी को मान लेते हैं कि दो सममित मैट्रिक्स है। माना ए तथा बी जो है दो सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स है तो हम सममित मैट्रिक्स की परिभाषा लगा देंगे कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होगा तथा बी ट्रांसपोज जो है वो बी के बराबर होगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इनका योग सममित मैट्रिक्स होना चाहिए। तो डिफाइन कर देते हैं, माना एक मैट्रिक्स की डिफाइन करते हैं ए प्लस बी। अब वही रूल, सी को प्रूफ करना है कि सममित है या विषम सममित, तो सी का ले लेंगे ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। और सम पर ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। लेकिन हमें पता है कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ये ए हो जाएगा और बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। ए प्लस बी वापस क्या हो जाएगा, सी। तो सी ट्रांसपोज हो गया सी के बराबर। अतः सी बराबर ए प्लस बी जो है क्या है, एक सममित मैट्रिक्स। ठीक है, ऑल राइट। के बाद में हम सेकेंड पार्ट प्रूव करते हैं। मैं इसको फर्स्ट सेकेंड लिख देता हूँ क्योंकि ए बी तो हमने मान रखा है, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ सेकेंड। अब की बार मैं मानता हूँ ए और बी जो है वो क्या है, विषम सममित मैट्रिक्स। ठीक है, तो माना ए तथा बी जो है दो विषम सममित मैट्रिक्स। तो विषम सममित मैट्रिक्स है तो हम क्या कर सकते हैं, विषम सममित की परिभाषा लगा सकते हैं। ए अगर विषम सममित है तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा, और अगर बी विषम सममित है तो बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर होगा। अब हम मान लेते हैं एक मैट्रिक्स सी जो कि क्या है, ए प्लस बी। वही काम वापस से करेंगे, सी का ट्रांसपोज लेंगे। सी का ट्रांसपोज मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस ए के, बी ट्रांसपोज होगा माइनस ए। यहाँ से माइनस कॉमन लिया मैंने, ए प्लस बी, और ए प्लस बी को लिख सकता हूँ मैं सी। सी ट्रांसपोज हो गया माइनस सी के बराबर। ये किसकी परिभाषा है, विषम सममित की। तो ए सी इक्वल टू
ए प्लस बी क्या है, एक विषम सममित मैट्रिक्स है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड इट इज सिद्धम। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। तो नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। तो हमने देख लिया कि दो अगर समान क्रम की मैट्रिक्स है तो उनका योग जो है अगर सममित है तो योग भी सममित होगा, विषम सममित है तो योग भी विषम सममित होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं उनके गुणा की। ठीक है, कि अगर दो मैट्रिक्स है हमारे पास तो अगर वो सममित है तब क्या उनका गुणा भी सममित होगा। तो इसके लिए एक थ्योरम है कि हम लिखते हैं इसको, रैंडम चूजिंग कलर, समान क्रम की दो सममित मैट्रिक्स या मैट्रिक्स, मैट्रिसेस बोलते हैं, हम मैट्रिक्स ही बोलेंगे, मैट्रिक्स का गुणन भी सममित मैट्रिक्स होता है यदि और केवल यदि भी गुणा के लिए क्रम विनिमय है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होता है वो मैट्रिक्स का सममित होता है यदि वो गुणा के लिए कम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमय हो, यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए होगा, तभी हम कहेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो सिमेट्रिक होता है। अन्यथा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, एक टर्म है जो आपको ध्यान रखनी है, ये टर्म है यदि और केवल यदि। ठीक है, किसी भी थ्योरम में अगर ये पार्ट आता है तो इसका मतलब होता है कि हमें दोनों तरफ से इसको प्रूव करना है। यानी कि हम ये माने कि सममित मैट्रिक्स है तो हमें प्रूव करना है कि गुणा के लिए क्रम विनिमय होगा, और अगर हम ये माने कि गुणा के लिए क्रम विनिमय है तो हम सिद्ध करेंगे कि ये सममित मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानते हैं कि वो गुणा के लिए क्रम विनिमय है। ठीक है, तो ऑलराइट इसे प्रूव करते हैं हम। तो माना ए तथा बी दो समान क्रम की दो सममित मैट्रिक्स, क्योंकि सममित तो हमें दे रखा है, सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, हम डिफाइन कर देते हैं मैट्रिक्स सी जो कि इनका प्रोडक्ट है ए इंटू बी। तो सर्वप्रथम हम मानते हैं, सर्वप्रथम माना ए तथा बी का जो प्रोडक्ट है, गुणन है, वो क्या है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम का पालन करने का मतलब हो गया कि अगर मैं ए बी निकालूं या फिर मैं बी ए निकालूं, दोनों का मान क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। इसको मैं रिलेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, अब मुझे सिद्ध करना है कि जो मैट्रिक्स मैंने मानी है सी वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित मैट्रिक्स। तो नाउ सममित मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए सी का ट्रांसपोज लेंगे, सी का ट्रांसपोज हो जाएगा आपका ए बी का ट्रांसपोज। और हमने देखा है कि जो प्रोडक्ट में ट्रांसपोज होता है वो क्रम चेंज हो जाता है, उत्क्रमण हो जाता है, तो ये हो जाता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको दे रखी है ए और बी जो है वो क्या है, सममित मैट्रिक्स है, तो बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा, ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होगा। हम कारण लिख देते हैं, क्योंकि ए तथा बी जो है वो क्या है, सममित मैट्रिक्स। अब बी ए जो है वो ए बी के बराबर है, जैसे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, तो नीचे लिख देता हूँ, तो इक्वल टू ए बी, कारण एक,
ए बी किसके बराबर है, सी के बराबर। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसको सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सी के बराबर। अतः सी यानी कि ए बी जो है एक सममित मैट्रिक्स है। अब हम इसका उल्टा प्रूफ करेंगे, तो हम लिखते हैं विलोमतः माना ए तथा बी का जो गुणन है एक सममित मैट्रिक्स देता है। यानी कि ए बी जो है एक सममित मैट्रिक्स, अर्थात या अतः लिख देते हैं। क्या मतलब हुआ, अगर ए बी जो है वो सममित मैट्रिक्स है, तो अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज लूं तो वो किसके बराबर होगा, इसी मैट्रिक्स ए बी के बराबर होगा। लेकिन हमें पता है कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर। लेकिन ए और बी क्या है, सममित मैट्रिक्स। बी ट्रांसपोज को मैं बी लिख दूंगा, ए ट्रांसपोज को मैं ए लिख दूंगा, तो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर। कारण क्या है इसका, ए तथा बी जो है वो क्या है, सममित है। बी ए बराबर ए बी हो गया, इसका क्या मतलब हो गया, ए तथा बी का जो गुणन है क्या है, क्रम विनिमय है। यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने दोनों तरफ प्रूफ कर दिया कि अगर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, तो उनका गुणा क्या होगा, सममित मैट्रिक्स होगा। और अगर गुणा सममित मैट्रिक्स है तो वो दोनों क्या है, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब जो हम थ्योरम देखने वाले हैं वो एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जो कि क्या कहती है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को एक सममित तथा एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में अद्वितीय यानी कि यूनिक प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि चाहे कोई भी वर्ग मैट्रिक्स हो, ठीक है, सममित होना जरूरी नहीं है, किसी भी प्रकार की चलेगी, उसको हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे ये मैट्रिक्स दे रखी है, उसको हम एक सिमेट्रिक प्लस एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। और वो योग के रूप में केवल एक ही तरीके से लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से नहीं लिख सकते। ठीक है, दो पार्ट है। पहले तो हमें क्या करना है, कोई वर्ग मैट्रिक्स को सममित और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखना है, और फिर बताना है कि वो जो लिखा हुआ है वो क्या है, यूनिक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं कि माना ए जो है एक वर्ग मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये वर्ग मैट्रिक्स है, तो हम इसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में। तो हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, पहले ए को चेंज करते हैं। ठीक है, हमें क्या पता है, देखो हमें पता है कि अगर ए मैट्रिक्स जो है वो कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक, ये दो चीजें हमें पता है, तो हम ए मैट्रिक्स को इन्हीं दो के योग के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो आपको आइडिया हो गया प्रूफ कैसे करना है, बस इसको सिस्टमेटिक वे में हमें एक्सप्रेस करना है। तो पहले मैं ए को लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 2a लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, 1/2 ए प्लस ए के फॉर्म में लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, 1/2, ठीक है, इसमें मैं ए ट्रांसपोज को ऐड करता हूँ और ए ट्रांसपोज को मैं माइनस करता हूँ।
ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, अब बस इसको मैं ग्रुपिंग कर देता हूँ। ए को एक तो मैं ए ट्रांसपोज के साथ लिखता हूँ और ए को एक माइनस ए ट्रांसपोज के साथ लिखता हूँ। अब मैं इसको क्या लिख देता हूँ, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स को मैं मान लेता हूँ P और इस मैट्रिक्स को मान लेता हूँ Q। तो मैंने A को P और Q के फॉर्म में लिख दिया, जहां P क्या है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और Q मैट्रिक्स है मेरा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। और अभी हमने देखा है कि ए और ए ट्रांसपोज का जो योग है वो क्या होती है, सबमिट मैट्रिक्स। और ए माइनस का, ए और ए ट्रांसपोज का जो माइनस होता है वो क्या होता है, विषम सममित मैट्रिक्स। ठीक है, हम जानते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित मैट्रिक्स है तथा ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमें पता है कि ए ट्रांसपोज जो है, ए प्लस ए ट्रांसपोज सममित मैट्रिक्स है और ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित है। इसका मतलब क्या हो गया, अतः P क्या है आपका, ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। तो किसी कांस्टेंट से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम लिखेंगे कि P एक सममित मैट्रिक्स है तथा Q एक विषम सममित मैट्रिक्स। इस प्रकार A इक्वल टू P प्लस Q, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात A को एक सममित तथा एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि मैट्रिक्स को P प्लस Q की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है ए, हमने कोई मैट्रिक्स मानी, उसको एक सममित मैट्रिक्स प्लस एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख दिया। तो यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट जो है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या होगा, यूनिक होगा, यानी केवल P और Q ही मिलेगी, इसके अलावा कोई दूसरी मैट्रिक्स नहीं मिलेगी कि एक सममित हो और एक विषम सममित हो। तो इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, तो हम यूनिकनेस प्रूफ करते हैं। यूनिकनेस दैट इज अद्वितीयता। तो मान लेते हैं, माना ए को सममित मैट्रिक्स, तो हमने पहले माना था P, अब मान लेते हैं R सममित मैट्रिक्स है तथा विषम सममित मैट्रिक्स, इसको मान लेते हैं हम S के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए को जो है एक नए फॉर्म में हमने लिख दिया, अर्थात ए को हमने लिख दिया R प्लस एस के फॉर्म में। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर, कोई इक्वेशन लिखी है हमने, काम करते हैं, इक्वेशन लिखी नहीं है तो हमने इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं। अब ए का ट्रांसपोज निकालते हैं हम, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, आर प्लस एस का ट्रांसपोज, और प्लस का तो हम जानते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है, अलग अलग हो जाता है।
आर क्या है, सममित मैट्रिक्स है, तो आर का ट्रांसपोज तो आर के बराबर ही होगा, लेकिन एस का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, माइनस एस के बराबर, क्योंकि आर क्या है, सममित, तथा एस क्या है, विषम सममित है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो गया, दोबारा लिख देता हूं इसको मैं, आर माइनस एस के बराबर, को मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूं। अब मैं इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से आर और एस की वैल्यू निकालता हूँ। तो यहाँ पर प्लस एस है, यहाँ माइनस एस है, तो दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करने से क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2r के बराबर। तो यहाँ से r हमारे पास आ जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये है आपका p के बराबर। इसी प्रकार से अगर मैं माइनस करूँ ए और ए ट्रांसपोज का, तो मुझे मिलेगा 2s, s क्या मिल जाएगा, a माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, और s किसके बराबर हो जाएगा, p के। तो मैंने तो अलग अलग मानी थी मैट्रिक्स कि आर मैट्रिक्स अलग है और एस मैट्रिक्स अलग है। जो पहले हमने लिखी थी पी और क्यू, हमने कहा कि नहीं, पी तो है ही, पी के साथ साथ एक मैट्रिक्स आर भी मिलेगी और क्यू के साथ साथ एक मैट्रिक्स एस भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि जो आर मैट्रिक्स हमने नहीं मानी है वो पुरानी वाली के ही बराबर है, इसी प्रकार से एस भी जो है वो पुरानी वाली के बराबर है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं अतः ए का सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स की योग के रूप में निरूपण अद्वितीय है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस थ्योरम को प्रूव करा। इस थ्योरम को प्रूफ तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम रिजल्ट की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको रिजल्ट की फॉर्म में ब्लू इंक से लिख देता हूं। यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, तो मैं ए को वैसे लिख सकता हूँ, ए 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं कि ए को हम एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते हैं, किसी मैट्रिक्स को विषम सममित कैसे प्रूव करते हैं। तो पहले मैं एग्जाम्पल देखता हूँ। तो पहले हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमें ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है ए इक्वल टू 1 2 3 2 0 1 और 3 1 5। ठीक है, मैंने रो को एक्सप्रेस किया है, 3 रो सी की मैट्रिक्स है। इसे चेक करना है कि ये आपकी सममित मैट्रिक्स है या नहीं। ठीक है, कैसे चेक करेंगे इसको, ट्रांसपोज निकालेंगे इसका। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका, ये जो हमने रो लिखी है 1 2 3, इसको कॉलम के रूप में लिख देंगे 1 2 3। जो सेकेंड रो है 2 0 1, इसको कॉलम के रूप में लिख देंगे 2 0 1। इसी प्रकार से जो थर्ड रो है उसको भी कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे 3 1 5। अब चेक करते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है क्या, 1 2 3 1 2 3 2 0 1 2 0 1 3 1 5 3 1 5। तो यहाँ ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है, अतः ये एक सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सममित आप प्रूफ कर दोगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल में मैट्रिक्स डिफाइन करता हूँ 1 2 0 -2 0 5 0 -5 1। ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो वैसे तो आपको देखने पे ये लग रहा होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि 2 है या -2 है, 0 का -0 5 और -5। देखते हैं हम
कि ये ऐसा है या नहीं है, तो हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ई ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट रो है 1 2 0, इसको कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं 1 2 0। सेकेंड रो है उसको कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं -2 0 5। थर्ड को कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं 0 -1 0 -5 1। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन लेके देखता हूँ, तो अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ आएगा -1 2 0 -2 0 5 0 -5 -1। तो देखो यहाँ जो फर्स्ट रो है वो है 1 2 0, ठीक है, और यहाँ क्या है -1 2 0, तो ये तो ए के बराबर नहीं है। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक होती तो इसका मतलब ये पूरी पूरी मैट्रिक्स जो है ए के बराबर होनी चाहिए माइनस कॉमन लेने के बाद, ठीक है, जो कि बराबर नहीं है -1। अतः ए एक विषम सममित मैट्रिक्स नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और स्क्यू सिमेट्रिक भी मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको उल्टा नहीं मानेंगे कि सममित है तो विषम सममित नहीं होगी, या फिर ठीक है कि सममित नहीं है तो इसका मतलब विषम सममित ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। सममित, जैसे अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊं कि ये आपकी सारी मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पर सममित मैट्रिक्स है, यहाँ विषम सममित मैट्रिक्स है, और यहाँ पर कुछ और टाइप की मैट्रिक्स भी होती है जो ना तो सममित होती है ना ही विषम सममित होती है। दूसरी चीज कि मैंने पहले भी बताया है कि जो सममित मैट्रिक्स है उनके विकर्ण अवयव क्या होते हैं, शून्य है। तो यहाँ पूरे शून्य नहीं है, केवल एक ही जीरो है, बाकी तो नॉन जीरो है, इसका मतलब ये इसकी सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब की बार मैं केवल 2 + 2 की मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा हूँ, 0 1 -1 0, ठीक है। ए का ट्रांसपोज में चेक करता हूँ क्या होता है, तो नाउ ई ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 1 -1 0, ए के बराबर है नहीं है, सिमेट्रिक तो नहीं है, लेकिन माइनस कॉमन लेता हूँ तो 0 1 -1 0। हाँ, अब ये ए के बराबर आ रही है, तो यानी कि ए ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, अतः ए एक विषम सममित मैट्रिक्स। इस प्रकार से आप पता कर सकते हो कि कौन सी मैट्रिक्स सममित है, कौन सी मैट्रिक्स विषम सममित है, और कौन सी मैट्रिक्स दोनों ही नहीं है, ठीक है। अब कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं जो कि हमें मैट्रिक्स डायरेक्ट नहीं दे रखी है, जैसे कि हमने प्रूफ किया था सेम सिमिलर, हम उसी प्रकार के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो मैंने एग्जांपल के फॉर्म में लिखा हूं इनको। तो ये एग्जांपल के फॉर्म में हमने लिखा है कि अगर ए जो है सममित मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी क्या होगा, एक सममित मैट्रिक्स, जहां बी जो है कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है, बस ये जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि बी का ऑर्डर क्या होगा, बस ये प्रोडक्ट डिफाइन होना चाहिए और ये वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो बस हमें सिंपल इसको चेक करना है कि ये सममित है या नहीं। तो इसका मैं सॉल्यूशन में कर रहा हूँ, तो जिसको हमें प्रूफ करना है उसको सी मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो सी मान लिया मैंने, बी ट्रांसपोज ए बी। अब हम सी का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो सी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। अब हम उत्क्रमण नियम लगाते हैं, तो उत्क्रमण नियम में क्या होता है, ट्रांसपोज का क्रम चेंज हो जाता है, तो बी का ट्रांसपोज आएगा, फिर ए का ट्रांसपोज आएगा, फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा, तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा बी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के बराबर है, ठीक है। ये बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज को मैं ए लिख सकता हूँ, कैसे, क्योंकि ए एक सममित मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये क्या हो गया, सी के बराबर। तो हमने निकाला था सी ट्रांसपोज, हमारे इक्वल क्या मिल गया, सी। तो हम लिख सकते हैं अतः इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी एक सममित मैट्रिक्स। यही क्वेश्चन सेम इस तरह से आ सकता है कि अगर ए मान लो विषम सममित हो तो यहाँ तक पार्ट सेम होगा, बट यहाँ ए ट्रांसपोज की जगह क्या आ जाएगा, माइनस।
अगर ये माइनस होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस सी, तो सी भी सी, यानी कि ये मैट्रिक्स भी क्या होगी, विषम सममित। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से आपको दो क्वेश्चन मिल गए कि अगर ए एक सममित मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी क्या होगी, सममित मैट्रिक्स, और अगर ए विषम सममित मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी क्या होगी, विषम सममित मैट्रिक्स होगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इस टाइम आपके पास है कि यदि ए तथा बी दो सममित मैट्रिक्स हमें दे रखी है तो हमें इसको सिद्ध करना है कि ए बी प्लस बी ए बी क्या होगी, सममित मैट्रिक्स। तो तरीका वही सेम है, हम इसको सी मैट्रिक्स मान लेंगे। तो पहले मैं मान लेता हूं कि माना ए तथा बी जो है सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, सममित मैट्रिक्स है तो सममित मैट्रिक्स की परिभाषा लगेगी, अतः ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है। अब हम मान लेते हैं सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स क्या होगा, ए बी प्लस बी ए के बराबर। अब हमें सी को सिद्ध करना है कि सी क्या है, एक सममित मैट्रिक्स, तो सी का हम ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे, तो सी का ट्रांसपोज हो जाएगा ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज। अब प्लस पर ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है, तो ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, लेकिन गुणा में ट्रांसपोज अलग अलग होता है लेकिन क्रम चेंज हो जाता है, तो इसका क्रम हम चेंज कर देंगे। अब बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। ए बी प्लस बी ए को मैं लिख सकता हूँ, बी ए प्लस ए बी को मैं ए बी प्लस बी ए लिख सकता हूँ, क्योंकि जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो सी ट्रांसपोज आ गया सी के बराबर, अतः सी इज इक्वल टू जो हमने माना था ए बी प्लस बी ए, ये क्या है, एक सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑल राइट। इसी प्रकार से आपके पास एक सिमिलर सा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर ए और बी जो है वो क्या हो आपके पास सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए जो है वो क्या होगा, विषम सममित मैट्रिक्स। तो इस बार जो है हम सी मैट्रिक्स मानेंगे ए बी माइनस बी ए, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, लेकिन यहाँ जब माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा तो उसमें से माइनस कॉमन लेंगे तब हमें सी मिलेगा, तो सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस सी, तो सी क्या हो जाएगी, एक विषम सममित मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे हमने ए माइनस बी किया था वैसे ही सिमिलर वे में ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में देखा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अब कुछ जैसे मैं एप्लीकेशंस बता देता हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या होंगे, तो फर्स्ट एप्लीकेशन होता है इनर्शिया टेंसर। इनर्शिया टेंसर ये क्या होता है, ये आप फिजिक्स में देखते हो, कोई अगर आपका रिजिड बॉडी है, ठीक है, दृढ़ पिंड है, उसका रोटेशन समझने के लिए जो है हम इनर्शिया टेंसर का यूज करते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल इनर्शिया टेंसर होते हैं, तो उनको उनकी जो मैट्रिक्स होती है उसको हम आई से लिखते हैं, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, फिर ये भी आई एक्स वाई होता है, ये आई वाई वाई होता है, ये आई हो जाएगा आपका आई वाई जेड। ठीक है, इसी प्रकार से 3x3 की टेंसर मैट्रिक्स बनती है जिसका हम यूज करते हैं दृढ़ पिंड, कोई भी जैसे पिंड दे रखा है उसकी गति का अध्ययन करने के लिए। तो ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, इसका मतलब ये होता है कि मास का जो इफेक्ट है वो हर डायरेक्शन में ठीक से रिकॉर्ड होता है। ये और इस मैट्रिक्स के सिमेट्रिक होने की वजह से जो रोटेशन होता है वो स्मूथ और स्टेबल होता है। अगर इनर्शिया टेंसर जो है सिमेट्रिक नहीं होता है तो जो बॉडी का जो मोशन है वो खराब हो जाता, वो गड़बड़ हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से एप्लीकेशन है। सेकंड, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो सेकंड एप्लीकेशन को हम बोल सकते हैं डेटा साइंस में। ठीक है, डेटा साइंस में हम एक कोवेरियंस मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। तो ये जो है नंबर जो है ऊपर और नीचे के जो नंबर है वो सेम रहते हैं, ये मेन डायगोनल। उससे क्या होता है कि सिमेट्री से हमें डेटा का जो स्प्रेड होता है कि डेटा किस लेवल तक स्प्रेड हो रहा है उसको समझने में आसानी होती है। जैसे कुछ मेथड होता है
जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीसीए। इसको समझने के लिए भी जो है कोवेरियंस मैट्रिसेस का यूज होता है, और ये जो मैट्रिक्स की सिमेट्रिक नेचर होती है इस मेथड को इजी बना देती है। इसके अलावा एक एप्लीकेशन और दिखते हैं जैसे रोबोटिक्स है, इसमें भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का यूज होता है। जो रोटेशन होता है, आर्म रोटेशन, जैसे कोई आर्म है, ठीक है, इसको हमें मूव करवाना है तो इसमें हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का यूज करते हैं। तो जो रोबोटिक्स में रोबोट आर्म की जो रोटेशन होती है वो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर से निकाली जाती है, और इस वेक्टर को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज किया जाता है। ये मैट्रिक्स जो होती है एक छोटा रोटेशन बनाता है, और इस छोटे रोटेशन को जोड़कर बड़े बड़े रोटेशन हमें मिल जाते हैं। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो एक रोटेशन जनरेटर की तरह काम करता है। ठीक है, रोटेशन जनरेटर की तरह काम करता है। तो ये बेसिक से एप्लीकेशन है जिससे आपको आसानी रहेगी कि जो हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ यूज होता है। तो आज के इस लेक्चर में जो मेन चीज हमने पढ़ी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है तो उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल अवयव है वो क्या होते हैं, सारे 0 के बराबर होते हैं। यहाँ पर एलिमेंट होंगे, यहाँ पर एलिमेंट होंगे, बट यहाँ जो साइन है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से। और एक इंपॉर्टेंट हमने प्रॉपर्टी देखी कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। एक मैट्रिक्स जो होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और दूसरी मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। ठीक है, इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसा ही होता है, लेकिन अभी जो हमने पढ़ा है उसमें जो एंट्रीज होती है वो रियल नंबर होती है। ठीक है, रियल नंबर। अब हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की बात करेंगे जिसमें एंट्री जो होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।